Hello everyone, this is the class of science of class 9th and I Hiren Kumar welcome you to my YouTube channel. आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है and today we will start a new chapter of class 9th chapter number 6 tissues. और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे 9th के जो है चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज। टिश्यूज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग के तौर पर जाना जाता है। या ये कहें कि जिस तरीके से हम लोग अगर पिछले चैप्टर की बात करें चैप्टर नंबर 5 जिसमें हमने ये जाना था दैट द सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल से मिलकर ही एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। लाइफ की सबसे छोटी यूनिट जो है वो सेल है। अब वहाँ पर हमने दो तरीके के ऑर्गेनिज्म पढ़े थे। एक ऑर्गेनिज्म पढ़ा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ वन सेल, अ सिंगल सेल, and the other type of organism is a multicellular organism which is made up of different kinds of cell, जो अलग अलग तरीके के सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। In a single cell organism or in unicellular organism, all the functions which performs by a cell, ये कहें कि जितने भी फंक्शन उस ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं दैट ऑल आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल, उसी सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का फंक्शन क्यों ना हो। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स आर गिवन विच परफॉर्म्स अ डिफरेंट फंक्शन दैट आर स्पेशलाइज्ड in that function which they perform। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स मौजूद होते हैं और उन ऑर्गन्स का जो काम है वो अपने आप में अलग अलग है। वो वही काम करते हैं जिन काम को करने के लिए वो स्पेशलाइज्ड है, यानी कि वो केवल वही काम करते हैं जो उनको कहा तरीके से दिया गया है। उसके अलावा वो और किसी तरीके का कोई वर्क परफॉर्म नहीं करते। एज वी नो दैट ब्लड फ्लोज इन द बॉडी एंड हार्ट पंप दैट ब्लड। हार्ट का काम उस ब्लड को पंप करने का है। लंग्स टेक द पार्ट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स का काम रेस्पिरेशन का है। एंड किडनी टेक पार्ट इन एक्सक्रीशन प्रोसेस, किडनीज का काम जो है वो एक्सक्रीशन में आता है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गन जो है वो एक अलग अलग तरीके का काम करता है, जिससे कि वर्क जो है वो अपने आप में आसानी से भी हो जाता है। अगर एक ही सेल जो है मान लेते हैं कि एक ही अगर इंसान को अगर बहुत ज़्यादा काम करने को दे दिए जाएं तो हर एक काम को वो पूरी तरीके से परफेक्टली नहीं कर सकता। ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म ऑल द वर्क विद द परफेक्शन, नहीं कर सकता। बट इफ वी डिवाइड द वर्क इन सम मोर पर्सन्स, अगर काम को अलग अलग लोगों में बांटकर करवाया जाए तो वो काम परफेक्शन के साथ होता है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो किया जा सकता है, क्योंकि उसको करने वाले लोगों की संख्या अपने आप में बढ़ गई, यानी वो काम को बांट दिया गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो सेल्स मौजूद होते हैं या हम बात करें टिश्यूज़ की, दे परफॉर्म अ डिवीज़न ऑफ लेबर। वहाँ पर भी काम को बांटकर करना पाया जाता है, शरीर के अंदर भी काम को बांटकर करना पाया जाता है। सिंगल सेल के अंदर तो वो एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, लेकिन वहीं पर
मल्टी सेलुलर के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर, यानी को काम को बांटकर करते हैं का पूरा प्रोसेस एक तरीके से होता है, और ये प्रोसेस एक तरीके से होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने आप में, और बाकी अगर यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक तरीके से सिंपल ऑर्गेनिज्म के तौर पर जाने जाते हैं। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जो अमीबा है वो इसका एग्जाम्पल है। वो अमीबा की पूरी जो बॉडी है वो एक ही सेल से मिलकर बनी हुई होती है। और वहीं पर अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसके अंदर आ जाते हैं ह्यूमंस आ जाते हैं, उसके साथ साथ प्लांट्स भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर शो कराया जाता है, यानी कि काम को करने के लिए अलग अलग पार्ट्स मौजूद होते हैं जो कि अपने काम करने के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो काम उन्हीं के द्वारा कराया जाता है। डिफरेंट अगर हम बात करें टिश्यूज की, चैप्टर के नाम टिश्यूज, टिश्यू को जानना पहले बहुत जरूरी है कि टिश्यूज होते क्या है। टिश्यूज आर द क्लस्टर ऑफ अ सेल, या ये कहें कि इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। ये एक तरीके के सेल्स का ग्रुप होता है विच परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जो तरीके के स्पेशल फंक्शन करने के लिए वहां पर मौजूद होते हैं। टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, ये सेल्स का एक तरीके का ग्रुप है, या इसको क्लस्टर ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। और एक तरीके की टिश्यू में सभी एक ही तरीके के सेल्स मौजूद होते हैं, इसलिए वो टिश्यू का एक पर्टिकुलर अपने आप में वर्क हो जाता है, वो उसी वर्क को करता है। एनी वर्क इज डन, अगर कोई भी काम किया गया है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली करना है, ऐसा कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली करना हो तो उस काम को एक तरीके से बांट कर करें, तो वो काम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यानी मल्टी ऑर्गेनिज्म के द्वारा कराया जाता है। इनके अंदर काम जो है वो एफिशिएंटली होता है, और इतने इस सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर वर्क जो है वो एफिशिएंटली नहीं किया जाता, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है। सो दिस इज अबाउट द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म and unicellular organism, and we have a definition of tissues. Tissues is a group of cell or a cluster of cell which perform a particular function, specialized function. एक सेल्स का एक तरीके का ग्रुप है, एक तरीके का पूरा गुच्छा होता है जो सेल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए जाने जाते हैं। अब इन टिश्यूज को दो मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। अब वो दो कैटेगरीज हैं कौन कौन सी, उन्हें देखते हैं। टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के टिश्यूज होते हैं यहां पर। नंबर वन प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यूज। नंबर टू एनिमल टिश्यूज, यानी कि एक वो जो प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं और एक वो जो एक प्लांट के अंदर और एक एनिमल के अंदर मौजूद रहते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले प्लांट टिश्यूज के बारे में कि ये प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं, और अगर यहीं पर कहें कि प्लांट टिश्यूज को भी आगे क्लासिफाई किया गया है, तो प्लांट टिश्यूज को कैसे क्लासिफाई करेंगे हम, तो उसको क्लासिफाई करने के लिए प्लांट टिश्यूज को दो तरीके के टिश्यूज में यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है। नंबर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू।
दो तरीके के टिश्यूज में इसको बांटा गया है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को तीन तरीके के टिश्यूज में बांटा गया है। ये तीन तरीके के होते हैं। नंबर 1 इज एपिकल मेरिस्टीम। एपिकल मेरिस्टीम के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरे होते हैं लेटरल मेरिस्टीम। पहला एपिकल, दूसरा लेटरल और तीसरे होते हैं इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अगर पूरा नाम जाने तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के नाम से जाने जाते हैं। और इनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है और अलग अलग जगह पर प्लांट्स के अंदर ये पाए जाते हैं। एंड दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फंक्शन। और इनका जो फंक्शन है वो भी अपने आप में स्पेशल होता है, बहुत ज़्यादा अलग होता है दूसरे तरीके के टिश्यूज से। अगले तरीके के अगर हम टिश्यूज को अगर हम बांटते हैं एक तरीके से, परमानेंट टिश्यूज को अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो दो तरीके के टिश्यूज के तौर पर बांटे जाते हैं। एक तरीके का टिश्यू होता है जिसको हम लोग सिंपल टिश्यूज के नाम से जानते हैं। दूसरे तरीके के होते हैं वो जाने जाते हैं कॉम्प्लेक्स के नाम से। one is simple and other one is the complex which are the part of the permanent tissues। ये दोनों permanent tissues के टाइप हैं। और इसके बाद भी सिंपल टिश्यूज को 4 फॉर्म में बांटा गया है। सिंपल टिश्यूज को अगर हम बांटें तो ये 4 फॉर्म में इसको बांटा गया है। नंबर 1 पैरेन्काइमा टिश्यू। उसके बाद दूसरा होता है कोलेन्काइमा। नंबर 3 होता है स्लेरेन्काइमा। और नंबर 4 होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। इसके बाद ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है ये 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। वन इज एपिडर्मिक और दूसरा होता है कॉर्क। 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स को अगर देखें तो कॉम्प्लेक्स के भी 2 पार्ट होते हैं। एक कहलाता है फ्लोएम और दूसरे तरीके का कहलाता है जाइलम। एक फ्लोएम टिश्यूज है और एक जाइलम टिश्यूज के तौर पर जाना जाता है। इस तरीके से प्लांट टिश्यूज को आगे कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 ये था आपका, नंबर 2 ये था। अब एनिमल टिश्यूज कौन से होते हैं इसको हम जानेंगे। इस सभी की स्टडी करने के बाद के एनिमल टिश्यूज को आगे कितने और सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम चलते हैं और जानते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होता है, यानी कि सबसे पहला वाला जो है प्लांट टिश्यूज का, और उसके बारे में जानते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ये होता क्या है, इसको शॉर्ट में मेरिस्टेम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्पेलिंग है MERI मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको मेरिस्टेम के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लांट्स के अंदर करते क्या है, these are responsible
these are responsible for growth of plant. प्लांट की ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है। पूरे के पूरे प्लांट की जो ग्रोथ है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर डिपेंड करती है। इस तरीके के टिश्यूज के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं, वो सेल कैन डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल। इस तरीके के टिश्यू के अंदर मौजूद जो सेल होते हैं, या ये कहें सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज कैन डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। इस तरीके के सेल्स टिश्यू के अंदर मौजूद सेल्स अपने आप में डिवाइड हो सकते हैं और नए तरीके के सेल को वहां पर वो बना सकते हैं। 3 तरीके के होते हैं। अब उसके बारे में जानें कि इसमें एपिकल मेरिस्टेम का क्या काम है और ये पाया कहाँ जाता है। एपिकल मेरिस्टेम की बात करते हैं। नंबर ए हमने जाना था एपिकल मेरिस्टेम, ये कहाँ होता है और काम क्या है इसका। इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। तने और जड़ों के बिल्कुल आखिरी पार्ट जो होता है, जैसे कि अगर एक प्लांट को बना दिया जाए, यहाँ पर इस तरीके से एक प्लांट हम बना देते हैं और ये जो प्लांट्स की जो लास्ट टहनी होती है, इसके ये जो कोने होते हैं, यहाँ पर ये एपिकल मेरिस्टेम जो है पाया जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पर जड़ें निकाल दें तो ये जड़ का जो लास्ट पार्ट होता है जो बिल्कुल पतला सा होता है, या यहाँ पर जो एक तरीके से स्टेम जो निकल रहा होता है और बिल्कुल नया सा दिखाई देता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्कुल पतला सा होता है, एकदम नया सा रंग होता है, तो उस लास्ट पार्ट पे जाकर ये एपिकल मेरिस्टेम पाए जाते हैं और इसके कारण ही ये लगातार अपनी ग्रोथ करते रहते हैं, फैलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। अगर इसको किसी तरीके से यहाँ से ऐसे काट दिया जाए तो वो एपिकल मेरिस्टेम जो यहाँ पर मौजूद था वो उसके अंदर से रिमूव हो जाता है और रिमूव होने के कारण इस वाले ब्रांच की जो ग्रोथ है वो अपने आप में रुक जाती है, वो वहाँ से फिर आगे बढ़ती नहीं है, वहीं की वहीं रुक जाती है। तो एपिकल मेरिस्टेम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इन एक तरीके से लेंथ के लिए। प्लांट की ब्रांचेस जो होती हैं या स्टेम जो होता है उसकी लेंथ के लिए एपिकल मेरिस्टेम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उसके जो भी नया जो पार्ट होता है उसको काटना नहीं चाहिए, नहीं तो प्लांट्स की ग्रोथ अपने आप में रुक जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी पार्ट है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन लेंथ के लिए ये एपिकल मेरिस्टेम अपने आप में रिस्पॉन्सिबल है। आगे बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम का क्या काम है। लेटरल मेरिस्टेम का क्या काम है, बी पार्ट है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम का क्या काम है, इसको कैम्बियम के नाम से भी जाना जाता है, कैम्बियम। इट इज ऑल्सो नोन एज द कैम्बियम, कैम्बियम के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंट बीनीथ बार्क, कहां पर मौजूद होता है, बीनीथ बार्क ऑफ ट्री, जो छाल होती है उसके निचले भाग में ये अपने आप में मौजूद रहते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन girth of trunk. It is responsible for the growth of
girth in trunk। अब पेड़ की जो मोटाई होती है, पहले पेड़ इतना मोटा होता है, फिर उसके बाद वो अपने आप में इतना मोटा हो जाता है, फिर उसके बाद उसकी मोटाई लगातार बढ़ती रहती है। उसकी इसी गिर्द को, जो गिर्द एक तरीके से बढ़ती चली जाती है, पहले पतला होगा फिर और मोटा होगा, उसके बाद लगातार वो बढ़ता चला जाता है। इस तरीके से उसकी जो गोलाई है वो अपने आप में बढ़ती चली जाती है। तो उस गिर्द के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल टिश्यू है वो है लेटरल मेरिस्टेम। वो इसी जगह पर मौजूद होते हैं और उसकी पेड़ को एक तरीके से लगातार उसकी ग्रोथ करते रहते हैं और उसका जो स्टेम है, उसकी जो गिर्द है वो अपने आप में लगातार बढ़ती चली जाती है। ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज द इंटरसेलरी मेरिस्टेम। तीसरे की बात करते हैं। थर्ड है इंटरसेलरी मेरिस्टेम। इंटरसेलरी मेरिस्टेम कौन से होते हैं? प्रेजेंट इन नोड्स ऑफ लीव्स एंड स्टेम। ये मौजूद होते हैं प्रेजेंट इन नोड्स एंड present in nodes of leaves and stem। present in nodes of leaves and stem। it is present in nodes of leaves and stem। अब नोड्स क्या होते हैं? एक तरीके से जब प्लांट अपने आप में ग्रोथ करता है और ग्रोथ करते समय एक उसकी ब्रांच निकल रही होती है, तो ये जो पॉइंट होते हैं जहाँ से एक नई ब्रांच निकली हो या वो पॉइंट जहाँ से एक नई लीफ निकली हो, तो वो नोड्स कहलाते हैं। और इन्हीं जगह पर ये जो इंटरसेलरी मेरिस्टेम जो है वो मौजूद रहता है। यहाँ से एक तरीके से ब्रांच अलग हो रही हो उस जगह पर, या एक लीफ निकला हो तो उस जगह पर ये मौजूद रहते हैं। तो ये होते हैं इंटरसेलरी मेरिस्टेम, जो ये इस जगह पर मौजूद रहते हैं। अब जानते हैं कि मेरिस्टेम के जो सेल्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स ऑफ मेरिस्टेम। properties of cells of meristem। क्या प्रॉपर्टीज हैं? सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव एंड वर्क फास्टर। सेल्स आर वेरी एक्टिव। ये जो इसके सेल्स होते हैं, सेल्स किसके? मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं एंड वर्क फास्टर। किसी भी काम को बहुत तेजी से करते हैं, इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव सेल्स के नाम से जाना जाता है। एंड दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स। इसके अंदर वैक्यूल्स मौजूद नहीं होते। और वैक्यूल्स होते कहाँ हैं? कल बताया था आपको या पिछले वीडियो में बताया था कि वैक्यूल्स होते क्या है। और ये जो है एक तरीके से इनका जो साइज है वो अलग अलग होता है प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के अंदर। एक के अंदर ये लगभग 90% तक का एरिया जो है वो कवर किए होते हैं वैक्यूल्स। और ये एक तरीके से बताया था कि सेट लाइक स्ट्रक्चर है एक तरीके से, जैसे कि यहाँ एक तरीके से क्या पड़ जाते हैं, बॉडी के ऊपर छाले जो पड़ जाते हैं, सेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन विच द सॉलिड और लिक्विड फिल्ड
जिसके अंदर या तो सॉलिड भरा हुआ होता है या लिक्विड भरा हुआ होता है। मैं बता रहा था कि इस तरीके से छाले पर्यावरण उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, पानी से निकलता है उसके अंदर से, उसी तरीके का ये भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मेरिस्टेम के अंदर मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन जो मेरिस्टेम के जो सेल्स होते हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्टिव और किसी भी काम को बहुत तेज़ी से करने वाले होते हैं। इसके आगे एक एक्सपेरिमेंट है, उसको भी जान लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे अगले तरीके की टिश्यूज़ के बारे में। अब दूसरा तरीके का जो टिश्यू है परमानेंट, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हमें करना क्या है, 2 अनियन बल्ब लेने हैं, यानी कि 2 प्याज लेना है और उन दोनों प्याज को पानी से भरे हुए जार्स के अंदर रख देना है। और इस तरीके के अनियन बल्ब लेना है, प्याज लेना है, इसके रूट्स नीचे से निकल रहे हो, उसके अंदर से जो हेयर्स निकल रहे होते हैं वो उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। और उन दोनों को एक एक करके एक एक बीकर जो कि पानी से भरा हुआ है उसके अंदर लगा दें और उनको ऑब्जर्व करें। क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो उसके अंदर जो हेयर्स निकल रहे थे, जो उसके रूट से, वो कुछ समय के बाद 2, 3 या 5 दिन के बाद वो अपने आप में बड़े हो जाएंगे। क्यों बड़े होंगे? बिकॉज ऑफ देयर द एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड इज प्रेजेंट। वो जहाँ, क्योंकि उसके उस जगह पर एपिकल मेरिस्टेम मौजूद था, जिसको जो कि ग्रोथ डिपेंडेंट टिश्यू है, ग्रोथ उसी पर डिपेंड करती है, इसलिए वो अपने आप में उसकी ग्रोथ हो गई। अगली बार क्या किया कि एक उसके अंदर से निकाल दिया और निकालने के बाद उसकी जड़ों को, जो रूट्स उसके अंदर निकल रही थी, जो हेयर्स निकल रहे थे, उसको काट दिया और काटने के बाद दोबारा से उसके अंदर लगा दिया और फिर ऑब्जर्व किया तो जो एक जो पहले से रखा हुआ था, जिसकी हेयर्स को हमने या जिसकी रूट्स को नहीं काटा था, वो अब भी ग्रोथ कर, उसके अंदर ग्रोथ अब भी हो रही है। उसकी रूट्स जो हैं वो लगातार बड़े होते चले जाएंगे और वहीं पर जिसकी जड़ें हमने काट दी थी उसके अंदर किसी भी तरीके का ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि उसकी जो रूट्स हैं वो अपने आप में बड़ी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि उसके जड़ों पर जो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज मौजूद थे, जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो उसके अंदर से निकल गए, इसलिए अब किसी भी तरीके से उसके अंदर कोई ग्रोथ यहाँ पर नज़र नहीं आई। तो ये एक्टिविटी थी। इसके बाद हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ की, जिसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।